हेलो फ्रेंड। आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, रिप्लिकेशन क्या है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, और जेनेटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और नीट का एग्जाम अब अगस्त में होगा। आपके पास 4 और 5 मंथ है। मैं पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस करूँगा, और आप श्योर रहिए कि अगर पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप 100% बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड से, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट से बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है कि ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट 1 किलो डाल्टन से ज़्यादा होता है, जिनका मोलिकुलर वेट 1 किलो डाल्टन मतलब कि 1 kDa से ज़्यादा होता है, और सेलुलर फ्रैक्शन में वो प्रेसिपिटेट करते हैं ना। सेलुलर जब फ्रैक्शन करते हैं लेबोरेटरी में, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, प्रेसिपिटेट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए उसका न्यूक्लिक एसिड नाम है, ठीक है। और आप लोग सब जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, डीएनए होता है और आरएनए होता है, 2 टाइप्स होता है। अब देखो, जो डीएनए और आरएनए है, तो आरएनए को ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना गया। इवोल्यूशन में क्या हुआ कि डीएनए से पहले आरएनए आया, और बहुत सारे जो वायरस थे और बैक्टीरियोफाजेस थे, उसमें जो आरएनए था वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ए पूछा जाएगा कि ये बताइए कि डीएनए और आरएनए में फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आंसर क्या होगा, आरएनए। अब जो ए न्यूक्लिक एसिड है, मतलब डीएनए और आरएनए का जो बेसिक यूनिट होता है जिससे ये बनता है पॉलीपेप्टाइड, पॉली चेन बना के, है ना, वो पॉली चेन्स किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। वो जो डीएनए और आरएनए जो जिस मॉलिक्यूल से बनता है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, और देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह से डीएनए और आरएनए को बनाता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये 3 तरह के केमिकल कंपोनेंट से बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड 3 तरह के केमिकल कंपोनेंट से बनता है। एक को बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस, दूसरे को बोलते हैं मोनोसेकेराइड, और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा तो मोनोफॉस्फेट 2 होगा, तो डाईफॉस्फेट 3 होगा, तो ट्राईफॉस्फेट बनते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो 2 तरह के होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन। जो प्यूरिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन और ग्यूवेनिन। पिरिमिडीन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि कितने तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस डीएनए और आरएनए में होता है, तो कितने तरह के होंगे, 5 टाइप के, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस न्यूक्लिक एसिड में होता है, तो आंसर क्या होगा, 5। अगर पूछेगा कि कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड डीएनए में होता है, तो 4। कितने तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस आरएनए में होता है, तब आंसर होगा 4। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड में पूछेगा तो कितने टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, 5। और अब ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस प्यूरिन और पाइरिमिडीन होता है, इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड होता है, इसमें बेंजीन रिंग्स होते हैं। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है मोनोसेकेराइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड बनाने में दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो होता है मोनोसेकेराइड्स। ये जो मोनोसेकेराइड्स ही होते हैं वो डीएनए और आरएनए के मैक्सिमम प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं। मतलब मोनोसेकेराइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
यही मोनोसेक्राइड डिटरमाइन करेंगे कि डीएनए और आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, एक किस टाइप के न्यूक्लिक एसिड होंगे, कि डीएनए होंगे कि आरएनए। मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछे जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा मोनोसेक्राइड, नाइट्रोजनस बेसिस नहीं होंगे। अब जो ये मोनोसेक्राइड होता है ये पेंटोज शुगर्स होते हैं, इसमें 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, है ना, और ये साइक्लिक कंपाउंड होता है। पेंटोज जो शुगर होता है वो लिनियर भी हम लोग के सेल्स में होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। जो साइक्लिक होते हैं वो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। फर्स्ट वो नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ेंगे और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और न्यूक्लियोटाइड फिर डीएनए और आरएनए बनाता है। जो पेंटोज शुगर होता है वो 2 टाइप होता है, राइबोज होता है और डिऑक्सी राइबोज होता है। डिऑक्सी इसमें क्या होता है कि राइबोज जो वो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें से अगर ऑक्सीजन ग्रुप को रिमूव कर देते हैं 2 कार्बन पोजीशन पर तो वो 2 डिऑक्सी राइबोज होता है। और अगर पेंटोज शुगर 2 डिऑक्सी राइबोज है तो ये डीएनए बनाता है, और पेंटोज शुगर अगर न्यूक्लियोटाइड में राइबोज है तो वो आरएनए बनाता है। मतलब कि पेंटोज शुगर ही डिटरमाइन करता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा कि आरएनए होगा। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसमें कि एक फॉस्फेट भी ऐड हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। इसके बेसिस पर इनको मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, मोनोसेक्राइड्स क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। यहाँ से देखो नाइट्रोजनस जो बेस है, अभी आपको हमने बताया कि नाइट्रोजनस बेसेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। हम लोग अब देखते हैं प्यूरीन के बारे में। तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये हेट्रोसाइकिल और एरोमेटिक होगा। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग्स होता है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग्स है। जो प्यूरीन टर्म आया था ये सबसे पहले प्योर यूरिन इसे बोला गया था, क्योंकि ये जो कंपाउंड डिस्कवरी किया गया था, खोजा गया था, वो किडनी के यूरिक एसिड में खोजा गया था, इसीलिए इसका फर्स्ट नाम आया प्योर यूरिन और अब इसे हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो इसमें क्या है कि 2 रिंग स्ट्रक्चर है। एक यहाँ से देखो नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबरिंग किया हुआ है ये साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और जो दूसरा इसमें साइकिल्स है जो 4 5 6 4 5 6 7 8 जो है 4 5 7 8 9, वो क्या है, इसमें ए वाले जो रिंग होते हैं इनको हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। याद रखना प्यूरिन में 2 रिंग्स होता है, एक बेंजीन लाइक साइक्लिक रिंग्स होते हैं और दूसरा रिंग जो होता है इमिडाजोल रिंग होता है। यही इमिडाजोल रिंग जो होता है ये शुगर के साथ अटैच करता है और उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। और इसका नंबरिंग हमेशा याद रखना कि इसका नंबरिंग जो होता है नाइट्रोजन के साथ होता है। जैसे यहाँ देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 है। पहले फर्स्ट साइकिल का नोमेनक्लेचर करते हैं, नंबरिंग करते हैं, उसके बाद 7 8 9 का करते हैं। और ये जो 9 पोजीशन है यही जो है हमारा शुगर के साथ अटैच होता है। अब देखो जो डीएनए में प्यूरिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। जो प्यूरिन डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं उसको एक को बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को बोलते हैं गुआनिन। प्यूरिन और सेलुलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, लेकिन जो डीएनए में होगा उसको एक को बोलते हैं एडेनिन, दूसरे को बोलते हैं गुआनिन। अब देखो जो ये प्यूरिन का डेरिवेटिव है एडेनिन, अगर प्यूरिन में एमीन ग्रुप 6 पोजीशन पर अटैच हो जाता है उस प्यूरिन को हम बोलते हैं एडेनिन। और जो गुआनिन होता है इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग पे 2 पोजीशन पर एमीन ग्रुप और 6 पोजीशन पर कीटो ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो उस प्यूरिन को बोलते हैं गुआनिन। और ये डीएनए और आरएनए दोनों के बनाने में जो है मोनोसेक्राइड्स मतलब पेंटोज शुगर के साथ 9 पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा और न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करेगा, है ना, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड का। अब देखो जो एडेनिन और गुआनिन है टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा जो प्यूरिन होते हैं
बहुत सारे हमारे जो सेल्स के एंजाइम्स होते हैं, एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें भी प्यूरिन इन्वॉल्व होता है। याद रखना कि जो प्यूरिन है न्यूक्लिक एसिड बनाने के अलावा भी, जैसे यहाँ से देखो जीएमपी ग्योनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ एक सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और जब एडिनिन में सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। उसी तरह से जो कोई एंजाइम्स होते हैं ये भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। मतलब प्यूरिन का जो रोल है वो डीएनए और आरएनए बनाने के अलावा भी उसका रोल है। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन हमारे मैक्सिमम जो मीट फूड होता है, जैसे बीफ हुआ, मीट हुआ, मटन हुए, ये सब में क्या होता है कि हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली लीवर में, किडनी में। और जो प्लांट्स होता है लेग्यूम्स, जैसे लेंटिल्स हम खाते हैं, चिकपी खाते हैं, अरहर हुआ, ये सब में क्या होता है कि हाई कंटेंट प्यूरिन्स होते हैं। ये सब में क्या होता है, प्यूरिन बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। उसके बाद तुम्हें पता होगा कि स्पाइरुलिना जो होता है, एल्गी होता है, जो हम फूड सप्लीमेंट में हम लोग कभी लेते हैं, इसमें भी बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है, प्यूरिन्स होता है। तो याद रखना कि प्यूरिन जो है मीट में, लीवर में, किडनी में, लेग्यूम्स प्लांट में, मतलब जो दाल होते हैं उसमें, और स्पिरुलिना में प्यूरिन्स होते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में प्यूरिन कोई खाता है या प्यूरिन के मेटाबॉलिक डिजॉर्डर हो जाए, है ना, डिजॉर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, तो अर्थराइटिस होता है जिसे हम गॉट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं उस पर पेन और स्वेलिंग हो जाता है और बहुत पेन होता है। जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन के और फॉर्म्स पाए जाते हैं, मतलब लेकिन वो यूजुअली हम लोग के जो सेल्स होते हैं उस पर नहीं होते हैं। अदर कंपाउंड्स या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो प्लांट्स में या हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में होते हैं। जैसे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपोजेंथीन, जेंथीन। जो कैफीन हम लोग कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी वो प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है, और यूरिक एसिड भी प्यूरिन का डेरिवेटिव होता है। तो देखो हाइपोजेंथीन में और गुआनिन में तुम लोग देख रहे होगे कि एक डिफरेंस, सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है। क्या माइनर डिफरेंस है? यहाँ से देखो कि यहाँ से जो इसका 2 पोजीशन है, यहाँ से अगर NH2 को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से NH2 को अगर रिमूव कर दिया गया है इस पोजीशन से, तो एक जो ग्यूएनिन है ये हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब गुआनिन को अगर डीएमिनेट कर दें तो ये हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्यूरिन्स को डीएमिनेशन से हाइपोजेंथीन बनता है, तो याद रखना कि जो गुआनिन है उसको अगर डीएमिनेट कर दें तो हाइपोजेंथीन बनता है। अनदर एग्जाम्पल है जैंथीन। जो जैंथीन भी होता है वो गुआनिन का डेरिवेटिव होता है। उसके बाद जो प्रिकर्सर्स होते हैं प्यूरिन बनाने के लिए, वो फॉर्मामाइड होता है। फॉर्मामाइड को अगर 160 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसका लगभग 70% कंपाउंड प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना कि जो फॉर्मामाइड होता है दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ प्यूरिन। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नाइट्रोजिनस के बेस के बारे में, पायरिमिडीन। देखो वहां पर क्या था, प्यूरिन जो है डबल रिंग सिस्टम है, एक रिंग को बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा है इमिडाजोल। पायरिमिडीन में क्या है कि पायरिमिडीन सिंगल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है ना, इसमें एक ही साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें एक ही रिंग है। तो इसमें देखो कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करते हैं। इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन होता है। यूरासिल किस में होते हैं? आरएनए में होते हैं। यूरासिल किस में होगा? आरएनए में होता है। और जो थाइमिन होता है ये डीएनए में होते हैं। अब देखो यूरासिल में और थाइमिन में सिर्फ एक CH3 ग्रुप का डिफरेंस है, तो इसीलिए अगर यूरासिल को मिथाइलेटेड कर देते हैं तो यूरासिल विल बी कन्वर्टेड इनटू द थाइमिन। यहाँ से मिथाइलेटेड यूरासिल इज आल्सो कॉल्ड थाइमिन। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, याद रखना कि मिथाइलेटेड यूरासिल को हम थाइमिन बोलते हैं।
अब जो पिरिमिडीन का डेरिवेटिव होता है वो विटामिन V1 होता है। देखो एक यहाँ स्पेलिंग है THIA, यहाँ क्या है THY, तो थायमीन में या थायमीन में कंफ्यूज मत करना। पिरिमिडीन का और डेरिवेटिव क्या होता है विटामिन B1 थायमीन। और एक इम्पॉर्टेंट इसके जो डेरिवेटिव है वो होते हैं जीडोव्यूडीन। ये क्या होता है HIV ड्रग में इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जो पिरिमिडीन का डेरिवेटिव होता है ये ब्लॉक करता है सेल डिवीजन को, क्योंकि मान लो कि जो पिरिमिडीन होगा अगर वो नहीं रहेगा तो DNA रिप्लिकेट नहीं करेंगे, और जो HIV का जो वायरस होते हैं वो सेल्स में इंटर करके DNA रिप्लिकेशन को ही डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए जो जीडोव्यूडीन है वो पिरिमिडीन को टारगेट करता है और पिरिमिडीन का वो डेरिवेटिव होते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेंटोस शुगर के बारे में कि पेंटोस शुगर क्या है। देखो हम लोग अब नाइट्रोजिनस बेस के बारे में पढ़ लिए। जो दूसरा मेन कंपोनेंट है वो है पेंटोस शुगर। याद रखना पेंटोस शुगर के बारे में कि जितने भी शुगर्स होते हैं लिविंग सिस्टम में वो क्या होता है डीसैकराइड्स होता है। डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो टू टाइप होते हैं, डी टाइप और एल टाइप। डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एल मतलब लेवोरोटेटरी, जो प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुगर्स होते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डी टाइप्स होते हैं। जो हम लोग पेंटोस शुगर हमारा जो DNA बनाता है वो भी डी टाइप होता है। जो पेंटोस शुगर होता है ये साइक्लिक कंपाउंड होता है और लिनियर भी हो सकता है। पेंटोस शुगर सेल्स में लिनियर भी होते हैं और साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक होता है वो क्या करता है DNA न्यूक्लिक एसिड बनाने में रोल प्ले करता है। और ये जो पेंटोस शुगर होते हैं वो टू टाइप होता है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ से पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। पोजीशन हमेशा दिमाग में रखो, बार बार अपने नोटबुक पे बनाने का कोशिश करो जिससे याद हो जाएगा कि नंबरिंग क्या है। तो यहाँ देखो जो 4 कार्बन है ये साइकिल बनाने में इन्वॉल्व हुआ है। जो 5 नंबर कार्बन है ये प्लेन अप द प्लेन है ना। और जो 2 नंबर कार्बन है यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन डिऑक्सीराइबोज में क्या है कि ये जो OH यहाँ था यही O रिमूव हो गया, इसीलिए डिऑक्सी बोल रहे हैं, मतलब ऑक्सी को रिमूव कर दिया गया है 2 नंबर कार्बन पर। जब ए वाला 2 डिऑक्सीराइबोज पेंटोज इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोटाइड बनाने में तब DNA बनाता है। और जब ये राइबोज इन्वॉल्व होता है तब क्या बनेगा RNA बनेगा। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 प्राइम पर जो कार्बन मोलिक्यूल पर OH है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DNA को डिटरमाइन करने में, न्यूक्लिक एसिड को डिटरमाइन करने में कि वो DNA होगा कि RNA होगा। अब देखो कि पेंटोज DNA में क्या क्या रोल प्ले करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये राइबोज शुगर है पेंटोज शुगर है यही डिटरमाइन करता है कि जीन का कोडिंग होगा कि नहीं होगा, मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा कि नहीं। डिकोडिंग मतलब ट्रांसलेशन इसका होगा कि नहीं, DNA अगर बना है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं, कोडिंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन। रेगुलेशन मतलब जीन कितना एक्सप्रेशन देगा, मतलब वो जीन टिश्यू में एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे। मतलब कि पेंटोज शुगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तुमने अभी देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट से बनते हैं, एक है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर, तीसरा है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखो कि पेंटोज शुगर ही डिटरमाइन कर रहा है कि DNA बनेगा कि RNA बनेगा। मतलब 2 डिऑक्सीराइबोज है तो DNA बनेगा, राइबोज शुगर है तो RNA बनेगा। पेंटोज शुगर ही डिटरमाइन कर रहा है कि उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं, कोडिंग होगी कि नहीं, डिकोडिंग होंगे कि नहीं, ट्रांसलेशन होगा कि नहीं और रेगुलेशन होगा कि नहीं, मतलब वो कितना एक्सप्रेस करेगा कि नहीं टिश्यू में। और ये रिप्लिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेंटोज शुगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये तो था DNA में पेंटोज शुगर का रोल। पेंटोज शुगर DNA के अलावा हमारे सेल्स में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है मोलिकुलर करेंसी ऑफ द सेल्स भी बोले जाते हैं। देखो सेलुलर करेंसी सेल करेंसी किसको बोला जाता है ATP को, पेंटोज शुगर को क्या बोलते हैं मोलिकुलर करेंसी। अब मोलिकुलर करेंसी क्यों बोलते हैं कि जो
कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मान लो कि क्रेब साइकिल में या माइटोकॉन्ड्रिया पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होते हैं या जो फोटोसिंथेसिस में कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे जो फॉर्म होते हैं पेंटोज शुगर से बनते हैं। जैसे देखो नेड है, फैड है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है एनर्जी ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं। और एक किससे बनते हैं? पेंटोज शुगर से बनता है। मतलब पेंटोज शुगर का न्यूक्लिक एसिड बनाने के अलावा सेल में अभी और सारे रोल्स हैं एनर्जी में और सिग्नल ट्रांसडक्शन में। जैसे मान लो कि अगर किसी सेल्स में डी राइबोज का सप्लाई कम हो गया तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। मतलब कि एटीपी फॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ डी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर। अब किसी आदमी को अगर किसी तरह से हार्ट फेलुअर का प्रॉब्लम होता है तो उसको हम डी राइबोज का इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डी राइबोज से। अब देखो, अब हम लोग देख लिए कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनते हैं। एक है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा है मोनोसेकेराइड, तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। तो जो इसमें एक टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? तो न्यूक्लियोटाइड देखो कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि मान लो कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन से अगर सिर्फ पेंटोज शुगर ऐड होता है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे एग्जांपल कि एडेनिन के साथ सिर्फ शुगर अगर जुटा है, बॉन्ड बनाया है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। मतलब वो एडिनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड। ऐसे ही अगर गुआनिन के साथ शुगर जुड़ेगा उसको बोलेंगे ग्योनोसिन। थाइमिडीन के साथ जुटेगा थाइमिडीन। यूरिडीन, यूरासिल के साथ जुड़ेगा यूरिडीन। मतलब कि एडेनिन इज द नाइट्रोजिनस बेस बट एडिनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अगर गुआनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। थाइमिडीन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। तो जब एडेनिन के साथ शुगर अटैच होता है उसका नाम चेंज होता है एडिनोसिन। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेनिन एंड एडिनोसिन? एडेनिन सिर्फ एक नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और जो एडिनोसिन है उसमें क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ पेंटोज शुगर अटैच हो गया है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है तब उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर कोई प्यूरिन और पाइरिमिडीन है उसमें पेंटोज शुगर भी अटैच हो गया और फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब एक क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड इज द कंप्लीट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे मान लो कि एग्जांपल एडेनिन के साथ शुगर अटैच हुआ और फॉस्फेट अटैच हुआ तो अब इसका जो एडेनिन था उसका नाम हो जाता है एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वेनिलिक एसिड, एरिडिलिक एसिड और सीटिडिलिक एसिड। तो याद रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेनिन, एडिनोसिन एंड एडिनिलिक एसिड। एडेनिन इज द नाइट्रोजिनस बेस कंपाउंड। ये सिंपल क्या है? एक बेस है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन जब वो नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं उनको एडिनोसिन बोलते हैं। जब एडिनोसिन फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है तो एडिनिलिक एसिड बोलते हैं। मतलब एडिनिलिक एसिड इज द न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड और एडेनिन इज द नाइट्रोजिनस बेस। ये डिफरेंसेस होता है और ये सबके साथ होगा। ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन सबके साथ होंगे। यहाँ से पिक्चर में देखो कि मान लो कि ये क्या था? ए है शुगर, पेंटोज शुगर, और ए है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। 1 फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, 2 है तो डाइफॉस्फेट, 3 है तो ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर क्या बेस आके अटैच आएंगे तो बेस प्लस शुगर। तो बेस प्लस शुगर क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। हम लोग अभी यहाँ देखे थे तो बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एक फॉस्फेट अटैच होगा, मोनोफॉस्फेट, 2 होगा तो डाइफॉस्फेट और 3 होगा तो ट्राइफॉस्फेट। और अगर बेस के साथ अगर पूरा को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और अगर मान लो ये बेस एडेनिन है तो इसको बोलेंगे एडिनिलिक एसिड। अब देखो, जब बेस जो है कोई भी बेस कोई भी हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, जब ये जो बेस अटैच होता है शुगर के साथ इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो ए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंसेस था। अब देखो ए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड डीएनए तो बनाएगा ही बनाएगा, इसके अलावा इसके जो रोल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल एनर्जी प्रोडक्शन में, जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन डीएनए बनाने के साथ साथ ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कोएंजाइम ए है, फैट है, एफएमएन है, नेड है, एनएडीपी है, ये सब डीएनए नहीं बनाते, ये सब सेल के एनर्जी और एंजाइमेटिक रिएक्शन कराने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड का, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जाम्पल लो यहाँ से एडिनिन, एडिनिन लिए हम एग्जाम्पल, तो यहाँ देखो ये शुगर था, पेंटोज शुगर है, और एक कौन सा शुगर है, डिऑक्सी है ना, ये क्या है, डिऑक्सी शुगर है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जो टू, यहाँ वाला जो OH ग्रुप है नहीं है, मतलब ये 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर है। तो जो शुगर का 1 पोजीशन का कार्बन था और एडिनिन मतलब नाइट्रोजिनस बेस के जो 9 पोजीशन पर हाइड्रोजन था, ये दोनों क्या किया, ये दोनों मिलके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया। जैसे यहाँ पर H रहा होगा और सॉरी यहाँ पर OH रहा होगा, यहाँ पर H रहा होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा और यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बना होगा, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके 9 नंबर नाइट्रोजन और 1 नंबर कार्बन शुगर का मिलके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। याद रखना, जो यहाँ पे पाइरिमिडीन होंगे उनके 4 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन और यहाँ पर 1 नंबर पे जो OH ग्रुप पेंटोज शुगर का होगा वो मिलके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। और जो प्लेन ऑफ द एबव था, जो CH2 ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप से मिलके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ से एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो 5 प्राइम कार्बन है और 3 प्राइम कार्बन है, ये इन्वॉल्व होता है बैकबोन बनाने के लिए डीएनए का। जो AOH ग्रुप है, ये क्या होगा कि नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा। ये जो नेक्स्ट क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो OH है नेक्स्ट फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, फिर क्या करेगा, ये फॉस्फेट जो है, ये जो 5 वाले CH2 शुगर के थे इससे अटैच हो जाएगा, फिर जो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा कि ए वाले जो यहाँ 3 वाले OH फ्री थे इससे अटैच होगा। मतलब इस तरह से ये 5 to 3 डायरेक्शन में चेन बनाते चला जाएगा। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल, एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट हम लोग समझ चुके हैं कि जैसे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजिनस बेस है। यही तीनों चाहिए हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एक बेस चाहिए, एक पेंटोज शुगर चाहिए और एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो अब जब सेल्स के अंदर ये तीनों कंपोनेंट होते हैं तो तीनों जोड़ के क्या डीएनए बनाते हैं। अब बनेगा कैसे, डीएनए कैसे सिंथेसिस होगा, तो यहाँ देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो अभी हम बताए कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, जैसे ये क्या है, पेंटोज शुगर है ना। जब पेंटोज शुगर है, ए वाले कार्बन इसका क्या है, पोजीशन 1 है, ए वाले क्या है 2 है, ए क्या है पोजीशन 3 है, और ए वाला पोजीशन कार्बन क्या था 5 था। तो जो पहला फॉस्फेट ग्रुप होगा ये 5 कार्बन से आके जुटेगा, तो यहाँ से क्या बना 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गए। उसके बाद जो 3 प्राइम OH जो फ्री था, OH से आके दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, जैसे ए आके अटैच हुआ है। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल होंगे, इसके साथ इसके 5 प्राइम कार्बन से अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर जो शुगर के 3 प्राइम OH होंगे नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से चेन लाइक सिंथेसिस हो जाएंगे और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा 5 to 3, क्योंकि देखो यहाँ से क्या था 5 प्राइम फॉस्फेट अब इधर तो जा नहीं सकता, तो अगला जो शुगर का 3 प्राइम फ्री है उस पर फिर फॉस्फेट आके अटैच हो रहा है। फिर ए जो इसका 5 प्राइम पे अटैच हो गया, ए शुगर का जो 3 प्राइम फ्री है फिर आके फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। फिर इस शुगर का जो 3 प्राइम फ्री है फिर आगे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। इस तरह से 5 to 3 क्या होगा, चेन मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे। और ये जो शुगर है इस पे जो एक पोजीशन पर
कार्बन मॉलिक्यूल जो था ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, नाइट्रोजिनस बेसिस कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब आइडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजिनस बेसिस शुगर के साथ अटैच होते जाएंगे, एक स्ट्रैंड बना लिया। साथ साथ क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड भी बनते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड मान लो, हम लोग आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कि जो गुआनिन होता है साइटोसिन से पेयरिंग करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो जो दूसरा बेस था ये यहाँ पर साइटोसिन, अगर यहाँ पर मान लो कि गुआनिन है तो ये बॉन्ड बनाया ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये साइटोसिन से बनाया है ना। ये जो मल्टीप्लाई करेगा, जैसे यहाँ पर मान लो ये शुगर है, यहाँ पर ए शुगर है, तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, अभी हम आपको बताए कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होता है इसमें 5 प्राइम पे फॉस्फेट देखो यहाँ अटैच हो गया, फिर क्या होगा, जो इसके 3 प्राइम कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो अगले फॉस्फेट से अटैच हो जाएगा, फिर ए फॉस्फेट जो है एक शुगर से फिर 5 प्राइम कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और इस तरह से ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में चलेगा। इसको हम बोलते हैं डीएनए पोलैरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पोलैरिटी। मतलब एक 5 to 3 इसके चेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, और जो दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन में 5 to 3 चल रहा है, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इसके सिंथेसिस हो रहा है। अब एक बात इंपॉर्टेंट आपने समझा होगा कि जो इस पेंटोज शुगर होता है, एक पेंटोज शुगर से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो ये बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। जब ए स्ट्रैंड इस तरह से जब सिंथेसिस होते हैं तो साथ साथ क्या होता है, इसके ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग मतलब ये क्या होता है कि साथ साथ ऐसे ट्विस्ट कर रहता है, मतलब रैपिंग इसके हो रहे होते हैं, बिंडिंग हो रहे होते हैं। तो ये है किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए को स्ट्रैंड को बनाते हैं। अब हम लोग कुछ देखेंगे कि डीएनए डिस्कवरी के बारे में। अभी तो हम लोग देखें कि ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, डीएनए का डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो डीएनए डिस्कवरी क्या है कि बहुत पहले, लगभग हम लोग को 100 BC में ही ये आइडिया लोगों को था, जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनको आइडिया था कि सेल्स के अंदर कुछ मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें की इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। तो 1869 में फ्रेडरिच मिस्चर ने एक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड में देखा, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, उसने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को न्यूक्लिन, और उन्होंने बोला कि जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है उसमें एक मॉलिक्यूल्स है, वही मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी को कैरी करने के लिए, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। उसके लगभग 100 साल बाद, 100 ईयर्स बाद, जेम्स और वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। उन्होंने एक मॉडल दिया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, है ना। और जो क्रिक थे वो वाटसन के स्टूडेंट थे, दोनों क्या थे, गुरु चेला थे। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक क्या थे, एक टीचर थे उनके, एक उनके पीएचडी स्टूडेंट। ये जो थे जेम्स वाटसन ये प्रोफेसर थे, और फ्रांसिस क्रिक उनके स्टूडेंट थे, पीएचडी स्टूडेंट थे। तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने 1953 में उन्होंने एक्सरे स्ट्रक्चर के रिजल्ट, जो डाटा था, उसके बेसिस पर डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किए। ये जो एक्सरे वाला डाटा था, एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ था, उन्होंने किया था मॉरिस विल्किंसन एंड रोसलिन फ्रैंकलिन ने, लेकिन ये सही से अपने डाटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे। जो इनके रिजल्ट थे, इनको डाटा को सही से एनालाइज किया वाटसन एंड क्रिक ने, और उन्होंने बोला कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और उस मॉडल को हम लोग बोले डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और जैसे देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक से क्या करते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसको 3D स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं। अब जो ये विल्किंसन एंड रोजलिन थे, इनके साथ रोजलिन की डेथ हो गई थी, तो जेम्स वाटसन, क्रिक और मैरिस विल्किंसन तीनों को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं
कि नोबेल प्राइज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए किसको दिया गया और कब दिया गया। तो तीनों को दिया गया था, वाटसन और क्रिक को और विल्किंस को दिया गया था 1962 में। अब जो वाटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने जो डबल हेलिक्स मॉडल इसके डाटा पर तो दिए ही थे, इसके रिजल्ट पर विल्किंसन और फ्रैंकलिन के डाटा पर एक चारगप थे, इरविन चारगप, इन्होंने एक रूल प्रोपोज किया था। इसके बेसिस पर भी उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया, जो मैं आगे आपको बताता हूं। पहले देखते हैं कि चारगप्स रूल क्या होता है। देखो याद रखना कि चारगप्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चारगप रूल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए यूज नहीं होता है, आरएनए के लिए यूज नहीं होता है, ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही यूज होगा। उन्होंने क्या बोला कि अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसमें जितने प्यूरिन होंगे उतना ही पिरिमिडीन होगा, जितना ए होगा उतना ही टी होगा, क्योंकि ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन के साथ पेयरिंग होता है, और जो जी और सी है वो जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, क्योंकि गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बोला कि अगर एक स्पीशीज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसमें ए और टी को जोड़ने के बाद जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ही जी और सी को जोड़ने के बाद होंगे, और दोनों को रेशियो 1 के बराबर होगा। तो ये चारगप ने बोला था। तो उन्होंने रोजलिन फ्रैंकलिन और चारगप रूल्स दोनों के रिजल्ट्स को लेके उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डबल हेलिक्स के बारे में बताया। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या था, इसको हम क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। याद रखना कि इस मॉडल को, डबल हेलिक्स मॉडल को हम क्रिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। तो उन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने बोला कि जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। जैसे अभी हम बताया था, एक चेन इधर और जो दूसरा चेन होगा वो इधर, मतलब एंटी पैरेलल होगा। ये जो चेन्स होते हैं ये इस तरह से, मान लो कि एक एडेनिन है तो एक दूसरा क्या होगा, थाइमिन होगा, मतलब इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि बैकबोन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, मतलब अभी देखे थे कि बैकबोन किस चीज का बनता है, फॉस्फेट और शुगर का। ये जो बैकबोन होता है, ये बैकबोन जो है फॉस्फेट और शुगर का बना होता है। उसके बाद उन्होंने बोला, जेम्स और वाटसन ने, कि क्या होता है, पोलरिटी होता है। जैसे पोलरिटी का मतलब हम बताए कि इसमें क्या, अगर ये 5 और अगर ये 3 प्राइम है तो इधर क्या होगा, 5 प्राइम ए होगा और 3 प्राइम ए होगा। मतलब अगर ए वाले स्टैंड इधर से इधर आया है सिंथेसिस होके, तो जो दूसरे स्टैंडर्ड जो इसके पॉली चेन बन रहे होंगे ए एंटी पैरेलल बनेंगे, मतलब इसमें पोलरिटी होता है। पोलरिटी क्यों होता है, क्योंकि उसका जो 5 प्राइम मोइटी होता है उस पर फॉस्फेट ग्रुप होगा, और फ्री कहाँ होता है, OH ग्रुप। इसी 3 प्राइम OH ग्रुप के वजह से 5 to 3 डायरेक्शन में ये पॉली चेन्स बनाते हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, मतलब जो ए होगा टी के साथ कंप्लीमेंट करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन और गुआनिन जो होगा कंप्लीमेंट बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है बिटवीन कार्बन 1, याद होगा आपको, कार्बन 1 ऑफ डी राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऑफ 2 एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पोजीशन में। ये याद रखना कि एक शुगर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब जो मान लो कि ये जो स्ट्रैंड है, इसमें कंप्लीमेंट्री ए वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि दोनों स्ट्रैंड को हेल्ड करके रखता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करके नहीं रखता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं यही होल्ड करके रखता है। जैसे मान लो कि जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी अगर लकड़ी का देखे उसमें क्या होता है कि वो जो दोनों बीच के जिस पे पैर रखते हैं वही हेल्ड करके रखते हैं दोनों स्टैंड सीढ़ी को। तो उसी तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डबल स्टैंडर्ड को हेल्ड करके रखता है। उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया और बताया कि प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग होती है। प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग का मतलब क्या होता है कि जो ये अगर डीएनए का स्ट्रैंड है, जो बिंडिंग इसके हुए हैं बनते टाइम में, अगर दोनों स्ट्रैंड, अगर ये मान लो कि ए वाले स्टैंड है, इसको अगर हम खोलना चाहते हैं
तभी ओपन कर सकते हैं जब वो कंप्लीटली अनविंड हो और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो। तो ये सारे उन्होंने जेम्स और वाटसन ने प्रपोज किए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, और ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी को उन्होंने बताया। अब डीएनए से रिलेटेड कुछ चीजों को और हम लोग देखते हैं कि इसके और बेसिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखो, जो डीएनए डुप्लेक्स, डीएनए जो हेलिक्स मॉडल है, जैसे मान लो अभी तुमने समझा कि 5 to 3 प्राइम अगर इधर आया है तो 5 to 3 प्राइम दूसरा स्टैंड इधर जाएगा। तो नॉर्मल ऐसा है, सीढ़ी की तरह, स्टेयर की तरह, और इसको लो और ए राइट हैंडेड इसको क्या करो कि ट्विस्ट कर दो, है ना। इसको अगर राइट हैंड हम ट्विस्ट कर दें तो ए इस तरह से ट्विस्टिंग हो जाएगा, इसी को हम बोल रहे हैं बिंडिंग। ये राइट हैंडेड ट्विस्ट होता है। और जैसे देखो, जो डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड ट्विस्ट होता है, हम लोग में क्या होता है, इसको हम बी डीएनए बोलते हैं। कुछ डीएनए लेफ्ट हैंडेड भी ट्विस्ट होते हैं, उसको हम ए डीएनए और जेड डीएनए बोलते हैं। तो जब डीएनए इस तरह से इसके पॉली चेन्स बन जाते हैं तो इसके बेसिक कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि केमिकल कन्फॉर्मेशन से उनके डिस्टेंस डिपेंड करता है। कि जैसे मान लो कि स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिजोनेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन्स है, इसके वजह से एक पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशन बनता है। इस कन्फॉर्मेशन में अगर तुम देखो तो जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड थे, ये दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये 20 एंगस्ट्रम और 2 नैनोमीटर होता है। एकदम याद रखना है, पूछता है कि 2 स्ट्रैंड का जो डायमीटर और डिस्टेंस होता है वो 2 नैनोमीटर के बराबर होता है, मतलब 20 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ए वाली डिस्टेंस से, ए यहाँ से जो यहाँ वाली डिस्टेंस होती है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही इसको हम ट्विस्ट करते हैं, जब वन टर्न करते हैं, तो वन टर्न जैसे मान लो कि यहाँ से जो यहाँ वाली टर्न है, इसका जो डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रम होता है, मतलब 3.4 नैनोमीटर होता है। और जो एक टर्न होता है इसमें लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब ये दोनों का अगर बीच का डिस्टेंस देखें तो लगभग कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रम होता है। मतलब ईच बेसिस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रम। और एक टर्न में यहाँ से यहाँ जो होते हैं ये 34 एंगस्ट्रम डिस्टेंस होता है और लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब टर्न करते हैं तो 2 टाइप्स ग्रुप बनते हैं। ग्रुप का मतलब कि जैसे ट्विस्ट करोगे तो जो पहला टर्न का जो एंगल होगा और दूसरा होगा, इसको वो जो ज्यादा होगा उसे बोलते हैं मेजर ग्रुप। और जो फर्स्ट टर्न से एंड के जो डिस्टेंस होंगे, जो बीच वाली डिस्टेंस होगी, उसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो मेजर और माइनर ग्रुप का रोल क्या है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस समय रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रहा है उस पर कौन से एंजाइम बाइंड करेंगे और कितना देर रिप्लिकेशन करेगा, ये मेजर और माइनर ग्रुप से भी डिटरमाइंड होता है। तो डीएनए डुप्लेक्स जो बना उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कन्फर्मेशन बनने के बाद। और तुम लोग अभी देखे कि जो डीएनए है उसमें उसका बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है? नाइट्रोजनस बेस से बनेगा, पेंटोज शुगर से बनते हैं और फॉस्फेट से बनते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन्स होते हैं। उसके बाद जो पेंटोज शुगर होता है राइबोज और डिऑक्सीराइबोज होता है। और ये प्यूरिन और पायरिमिडीन और पेंटोज, ये बहुत पेंटोज शुगर सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब न्यूक्लिक एसिड को प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखो कुछ क्वांटिटी ऑफ डीएनए, मतलब ये तो अभी तक डीएनए का स्ट्रक्चर था। डीएनए का स्ट्रक्चर मान लो कि अब डीएनए के बारे में हमें पता लग गया। तो जो डीएनए होता है किसी सेल्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है एक स्पेसीज में। हर सेल्स में जो डीएनए होंगे वो क्या होंगे? उसके अमाउंट कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जो कुछ ओल्ड सेल्स होते हैं प्लांट के केसेस में, वो क्या करते हैं? डुप्लीकेट बना देते हैं, मतलब कि ढेर उसके पॉलीप्लॉइडी बना देंगे, उसमें ढेर सारे डीएनए बन जाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्शन है। उसके बाद जो जैसे एस फेज होता है ना, मान लो कि सेल डिवीजन के दौरान जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है? डीएनए का अमाउंट दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है।
और फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब मियोसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसमें डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है। मतलब क्वांटिटी ऑफ डीएनए आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। की माइटोसिस हुआ इक्वल रह जाएंगे, लेकिन एस फेज में डबल हो जाएंगे। मियोसिस होगा उसमें गैमेट बनेगा, हाफ हो जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से क्वांटिटी ऑफ डीएनए अमाउंट होता है, लेंथ जो होता है, जनरली लेंथ ऑफ डीएनए हम इसको बोलते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड का है। मान लो कि इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको बोलेंगे कि 10 बेस पेयर। बेस पेयर बोल रहे हैं कि ये बेस 10 इधर और 10 इधर, मतलब ये 20 हो गए। 10 बेस पेयर का मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड। तो जो लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो बैक्टीरियोफाज 5 × 174 जो बैक्टीरियोफाज है, उसमें ऑलमोस्ट 5386 बेस पेयर होता है। इकोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर उसके डीएनए का लेंथ होता है। और जो ह्यूमन बीइंग है, हैप्लॉइड कंटेंट होते हैं, उसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए में सिर्फ क्या होता है कि यूरासिल्स हो जाते हैं और डीएनए में थाइमिन हो जाते हैं। और जो बेसिक न्यूक्लियोटाइड का बिल्डिंग ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए का भी सेम होता है, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अब जो नीट का टाइमिंग है, सिर्फ आपके पास 4 मंथ है। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप मन से पढ़ो।